transaction in which cash is involved. All these transactions are recorded in journal book. Cash is involved that it doesn't mean कि only cash. जिस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी वैल्यू दिख रही है वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं. हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो वो फीलिंग्स जो होते हैं वो फीलिंग्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं. जैसे मैंने फर्नीचर परचेस किया, यस, चाहे मैंने कैश देके परचेस किया हो, चाहे चेक देके परचेस किया हो, चाहे मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया हो, आरटीजीएस किया हो, एनईएफटी किया हो, वैल्यू है ना उसको, तो वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं. अनुष्का, क्लियर? ठीक. देन all these transactions are recorded in journal book, but in journal book we recorded the transaction date wise, but in journal book हम पूरे 12 months के transactions record करते हैं. उस 12 months period को कहा जाता है financial year. Financial year means जिस year के लिए आप profit calculate करने जा रहे हैं. This financial year can start at any day of calendar year. कोई भी डेट को ये फाइनेंशियल ईयर हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स. ये पीरियड कितने मंथ्स का होना चाहिए? 12 मंथ्स का होना चाहिए. क्योंकि मैं ईयर कहती हूँ तो ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो ये ईयर फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स होने चाहिए. वो 12 मंथ्स जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, अक्टूबर टू सितंबर, कोई भी 12 मंथ्स का पीरियड फाइनेंशियल ईयर करके हम ले सकते हैं. बट इन इंडिया प्रैक्टिस क्या है? अप्रैल टू मार्च ये फाइनेंशियल ईयर लो. इस फाइनेंशियल ईयर को एंड करो 31st मार्च को. दैट मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एंड प्रॉफिट और लॉसेस will be calculated on 31st March. At the end of every financial year, books of accounts are closed and profit or loss will be computed, calculated. क्योंकि at the end of the year मुझे तो पता करना है ना बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा या लॉस सफर कर रहा. तो हम ये कब कैलकुलेट करेंगे? At the end of the year. In India, financial year begins with 1st April and ends on 31st March. That means on 31st March, business needs to close all books of accounts and calculate profit or loss. Other countries में same financial हो सकता है क्या? No. In UK, financial year is 1st January to 31st December. 12 months का पीरियड है. उन्होंने तय किया कि हमारा financial year क्या रहेगा? 1st April to 31st December. In US, financial year is 1st October to 30th September. But in US वो टर्म देते हैं फिस्कल ईयर. वो फाइनेंशियल ईयर ना कहते हुए इस ईयर को क्या कहते हैं? फिस्कल ईयर. समझा सबको? तो बट हम कोई भी ईयर ले सकते हैं, बट उस ईयर में 12 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स होने चाहिए और वो 12 मंथ्स के एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज एंड प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड. ये होना चाहिए. इन इंडिया हमारा प्रैक्टिस क्या है? कौन सा फाइनेंशियल ईयर लेना है? 1st April to 31st March. अब क्लियर है ना? All these transactions are recorded in journal book by passing entry called as journal entry. हम देख चुके हैं. इस journal entry के लिए मुझे मिनिमम लगेंगे 2 अकाउंट्स. One should be debited and second one should be credited. What is debit? Credit? Just plus and minus. मैथमेटिक्स में हम प्लस माइनस करते थे. अब अकाउंटिंग में हम टर्म यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. बट डेबिट प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्रेडिट प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना. ये 2 अकाउंट्स कौन से रहेंगे? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? एक्सप्लेन किया हुआ है, दिमाग में डाल दो. देन व्हाट इज रियल अकाउंट? आता है सबको. एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? जिनके साथ हम मॉनेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं. Examples: individuals, banks, companies, educational institutions, hospitals. ये सारे personal accounts के अंदर क्लासिफाई होते हैं. But banks, companies, colleges, schools are called as artificial personal account. Artificial, उनको हम माना जा रहा है कि वो personal account है, वो ऐसे चलते फिरते नहीं होते. Clear है सबको? Then real, which we can see, जिनके साथ monetary exchange is not possible.
blackboard. These all are classified under real account. And what is nominal account? All expenses and all incomes of business are classified under nominal account. यहाँ तक हम आ चुके थे. Now, last transaction, last sentence मैंने explain किया था last lecture में कि जो भी accounting होता है, ध्यान से ये जो भी accounting होता है, ये accounting मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैंने मेरे बिजनेस के लिए किया, किसी एक्स को जो अच्छा लग रहा है उसने अपने बिजनेस के लिए किया, ऐसा नहीं होता. फॉर अकाउंटिंग, अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे. गाइडलाइंस कौन देगा? ICAI, Institute of Chartered Accountants of India set accounting standards for recording in books of accounts. ये ICAI आपको गाइडलाइंस देगा. उस गाइडलाइंस के अंडर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है. बट पास्ट 5 years 6 years में अगर हम देखते हैं तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं. ये जरूरी नहीं है कि हम हमारा बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही करें. अगर हमें अदर कंट्रीज में भी बिजनेस करना है तो मुझे अदर कंट्रीज के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते थे. यानी इंडिया में मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ ICAI, अदर कंट्रीज में मैं अकाउंटिंग करती हूँ तो मुझे उस कंट्री के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते थे. तो इसीलिए एक IFRS करके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स. इसमें ये IFRS आपको गाइडलाइंस, ये IFRS सेट कॉमन रूल्स, सेट कॉमन रूल्स यानी अदर कंट्रीज में अगर हमारा बिजनेस है और मेरा अपने कंट्री में बिजनेस है तो इतने कॉमन रूल्स उन्होंने सेट करके दिए सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कंपैरेबल. कंपैरेबल यानी हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर कॉमन रूल्स रहे तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट यानी सेम रहेंगे हर जगह, कंसिस्टेंस के बाद ट्रांसपेरेंट रहेंगे एंड हम कंपेयर भी कर सकते हैं. तो इसीलिए मुझे IFRS की गाइडलाइंस फॉलो करने पड़े. अब इंडिया में मुझे ICAI IFRS को मिला के कॉमन रूल्स स्टैंडर्ड्स मिलेंगे और उसको हम कहते हैं IND AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गाइडलाइंस ऑफ ICAI एंड गाइडलाइंस ऑफ IFRS को मिला के एक कॉमन स्टैंडर्ड बना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इसके अनुसार मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करने पड़ेंगे. अब ये गाइडलाइंस कौन देगा? ICAI देता है नाफ्रा को. नाफ्रा यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूट को ICAI गाइडलाइंस देगा, IND AS गाइडलाइंस देगा. अब ये गाइडलाइंस अप्रूव्ड होता है नाफ्रा में और नाफ्रा देता है गवर्नमेंट को और फिर गवर्नमेंट इस गाइडलाइंस को पब्लिश करता है. तो ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस दे दिया और फॉलो हो रहा नहीं हो रहा. नो, गाइडलाइंस आपको नाफ्रा इंट्रोड्यूस हो रहा है 2018 में. आफ्टर सत्यम स्टैम्प ये नाफ्रा इंट्रोड्यूस हुआ और ये इंट्रोड्यूस के बाद अपने गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नाफ्रा को देती है. नाफ्रा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है और फिर गवर्नमेंट इस गाइडलाइंस को पब्लिश करता है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. तो आपको ये गाइडलाइंस के अंडर ही मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है. ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं. कैसे कंसेप्ट्स होते हैं, कैसे रूल्स होते हैं, ये हम एक एक
क्लियर होने चाहिए, फिर हम नेक्स्ट पीरियड में आगे बढ़ेंगे। अब कुछ कंसेप्ट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको देगा, जिसमें से मैं 3 to 4 कंसेप्ट्स आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। Business entity concept says business and owner, these two are different entities. उनको अलग अलग मानो from accounting point of view। इसका मतलब है कि बिजनेस और उसको चलाने वाला ओनर, ये दो अलग अलग होते हैं। बट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस को अलग मानो और उसके ओनर को अलग एंटिटी मानो। बिजनेस इज different entity and owner is different entity. Business and owner, these two are different entities. हमको जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और बिजनेस के लिए रिकॉर्डिंग किया जाएगा। पर्सनल ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा रूल है। कौन सा रूल है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब इस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में अगर इस बिजनेस ने फर्नीचर परचेस किया तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जरूर रिकॉर्ड करेंगे, बट ओनर ने फर्नीचर अपने घर के लिए परचेस किया तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं, आपको पर्सनल उसके ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटी है। कौन सा कंसेप्ट बता रहा है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी जिसमें वैल्यू है, मनी है। पर्सनल फीलिंग्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। कौन सा कंसेप्ट है? ये रूल है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकंड थर्ड रूल इज ड्यूअल एस्पेक्ट concept says every transaction has two effect। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये रूल है। ठीक, देन फोर्थ वन एक और पढ़ लेते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज बिजनेस जो हम कर रहे हैं, इस अजम्पशन पे करो कि आपका बिजनेस सालों साल चलने वाला है, लॉन्ग टर्म चलने वाला है, वो आज शुरू किया और कल बंद हुआ, ऐसे अजम्पशन पे बिजनेस नहीं होता। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी ये चलते रहेगा मेरा बिजनेस, इस अजम्पशन पे हमारा बिजनेस चलेगा और उन रूल को कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक, हम इसके बाद भी और काफी सारे रूल्स हैं, बट आज हम इतना ही देखेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड ओनर, these two are different entities. Only business transactions are to be recorded in the books of accounts. Then money measurement concept, only monetary transactions are to be recorded. Then dual aspect concept, every transaction has two effects, debit and credit with the same amount. And going concern concept, assumption is कि business जो हम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म है। ठीक, अब स्टार्टिंग से एक बार आपको आता है, मुझे मालूम है, फिर भी What is accounting? Accounting means to record all business transaction. What is transaction? मन में बोलना है। What is transaction in which cash is involved, यानी जिसको वैल्यू है, पर्सनल फीलिंग्स रिकॉर्ड नहीं होते। All these transactions are recorded in a separate register called as journal book. How you recorded it? Date wise, वो डेट का पीरियड कितना होगा? 12 months। इस 12 months को हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। What is financial year? Yes, what is financial year? जिस ईयर के लिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर आप कोई भी डेट में स्टार्ट कर सकते हैं, जनवरी टू दिसंबर 12 months, बट उस फाइनेंशियल ईयर में 12 consecutive months होने चाहिए। देन अप्रैल टू मार्च, अक्टूबर टू सितंबर, कुछ भी हो सकता है। इंडिया में कौन सा फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर, ठीक। देन ये सब रिकलेक्ट होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अब ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्डिंग होता है उसको हम बाय पासिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एंड एंट्री के लिए मुझे कितने अकाउंट्स लगेंगे? दो, एक को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट क्रेडिट? जस्ट प्लस एंड माइनस। डेबिट प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्रेडिट प्लस माइनस भी हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सबको मालूम है। पर्सनल, किसको कहेंगे? टू होम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल, जिनके साथ हम मॉनेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट। रियल, व्हिच वी कैन सी। नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स ऑफ द बिजनेस आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट। अब ये जो अकाउंटिंग हमको करना है, ये किसी न किसी के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। इंडिया में बहुत साल पहले सिर्फ ICAI ही गाइडलाइंस फॉलो होती थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ही गाइडलाइंस फॉलो होती थी। बट अगर हम 5-6 साल पहले देखते हैं तो हमारे बिजनेस को एक्सपांड हमने किया, यानी मेरा बिजनेस इंडिया में भी हो रहा है और इंडिया के बाहर भी हो रहा है, तो मुझे दोनों जगह के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। तो तब इंट्रोड्यूस हुआ कौन सा? IFRS। क्या है IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये IFRS आपको वर्ल्ड वाइड कॉमन रूल सेट करके देता, और उस कॉमन रूल का ऑब्जेक्ट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कंपैरेबल टू वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में हम अपने सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारे एक समान रहे, इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ IFRS। इंडिया में हम क्या करते हैं? ICAI के गाइडलाइंस के साथ साथ IFRS के कुछ कंपोनेंट्स को कंसीडर करके स्टैंडर्ड्स बनाए, उसको हम कहते हैं IND AS, दैट इज IND AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये IND AS को गाइडलाइंस उनको तैयार करेंगे और देंगे किसको? नाफ्रा को, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये नाफ्रा अप्रूव करती है उस स्टैंडर्ड्स को और वो गवर्नमेंट को देती है, फिर गवर्नमेंट उसको पब्लिश करती है। तो ये गाइडलाइंस सबको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक। और कुछ कंसेप्ट्स हमने आज देखे। जब भी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं तो कुछ कंसेप्ट्स को आपको फॉलो करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये गाइडलाइंस आपको मिली हुई है। सबसे पहला कंसेप्ट हमने देखा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंड ओनर, दिस टू आर डिफरेंट एंटिटीज, उनको आपको अलग-अलग मानना है। बिजनेस इज डिफरेंट एंटिटी एंड उसका ओनर इज डिफरेंट एंटिटी। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो किसके लिए? ओनर के लिए कि बिजनेस के लिए? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए। एंड देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको मालूम है, बिजनेस लॉन्ग टर्म चलते रहेगा, इस अजम्पशन पे बिजनेस करो। आज हमने काफी सारा गाइडलाइंस देखे, कैसे कुछ कंसेप्ट्स कुछ देखे, इसके बाद भी और भी कुछ कंसेप्ट्स है। हम यहाँ रुक जाते हैं, जो भी डाउट्स है आपको पूछना है। आज मैंने आपको एक काम दिया है कि नाफ्रा का चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है ग्रुप में, ठीक। तो नाफ्रा कंसिस्ट 1 चेयरमैन, 3 मेंबर्स एंड 1 सेक्रेटरी। तो आपको सिर्फ चेयरमैन का नाम देना है, देखते हैं कौन देता है। ढूंढो, नेट है आपके पास, इजीली मिल जाएगा। और नाफ्रा इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में, आफ्टर मैंने बताया सत्यम स्कैम। तो क्या था ये सत्यम स्कैम? एक बार आप भी उसको देखेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज, हर एक स्कैम, जैसे सत्यम स्कैम क्या हुआ था, फिर बीच में हमारा नीरव मोदी का क्या स्कैम हुआ था, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग भी बहुत है और आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट भी, मुझे जैसे आपके मैसेजेस दिखे, आ रहा है, और ये इंटरेस्ट हमको एज इट इज आगे बढ़ाते हुए अकाउंटिंग को सीखना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, संडे ऑफ रहेगा विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।